नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, इसका जो है 1/4 क्लास अपन करने वाले हैं। और इस क्लास में जो जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। इस क्लास में हम इस सब्जेक्ट में हम तीन ही चीजें के बारे में पढ़ेंगे, वो है अम्ल, क्षार और लवण। ये तीन चीजें ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर बात है? इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो तीन चीजें पढ़नी है। क्या क्या? अम्ल, क्षार और लवण, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल, उसके बाद क्षार, उसके बाद लवण। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले हम अम्ल की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले अम्ल की बात करते हैं। अम्ल क्या होता है? बोलो, अम्ल क्या होता है? अरे बोलो, अम्ल क्या होता है? तो अम्ल जो होता है ना, वो स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है भाई? तो स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। बताओ, अब दूसरी बताओ। ये तो पहला हुआ कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी चीज क्या है अम्ल के बारे में? अरे बोलो। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो अपन देखेंगे कि अम्ल का अम्ल का अम्ल का क्या होता है? पीएच मान। पीएच मान किसे कहते हैं वो आगे बताएंगे। पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। कम होता है, ठीक है। अम्ल के पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। क्लियर हो बातें? अरे बोलो, क्या बातें यहाँ क्लियर होगी? अब देखिए, अब तीसरा क्या होता है? तो अम्ल जो होता है ना, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब लोग, ये लिटमस पत्र क्या होता है? देखिए, लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस जो पत्र होता है, अब देखिए, आप कागज पे लिखते हैं, वो किसका बना होता है? तो जो कागज बना होता है ना, कागज जो बना होता है वो बांस का बना होता है। बोलो, सही बोले कि नहीं? अरे बोलो, सही बोले कि नहीं? कागज जो होता है वो बांस का बना होता है। लेकिन जो लिटमस पत्र होता है ये भी कागज के तरह ही होता है। लेकिन ये किस पेड़ से बनता है? तो लाइकेन के वृक्ष से बनता है। किसके पेड़ से? लाइकन। लाइकन के पेड़ से, ये पत्ते से या पेड़ से जिसे आप बोल सकते हैं, तो लाइकन से ही निर्माण होता है। लाइकन से ही हमारा लिटमस पत्र तैयार होता है, चाहे वो नीला लिटमस पत्र हो या फिर लाल लिटमस पत्र हो, तो लाइकन के पौधे से ही प्राप्त होता है। क्लियर हो बात है? तो क्या हम लिखेंगे? अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि अम्ल, क्या करता है? अम्ल अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, कौन से पत्र को? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? लाल कर देता है। ठीक है, क्लियर है बातें? अरे बोलो, क्या यहाँ तो बातें क्लियर हो गई? अम्ल क्या करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्लियर है बातें? अब चौथा क्या है? चौथा क्या है कि जो अम्ल होता है ना, वो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्लियर है बातें? क्या लिखेंगे अपन? अपन लिखेंगे कि अम्ल अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो इसको जल में, जब अम्ल को, कोई भी अम्ल लेंगे, उसको अगर जल में घोल देंगे ना, तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्लियर हो बातें? अरे बोलो, क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी? तो ये चार चीजें रहा हमारा अम्ल के बारे में। ये हमारा चार चीजें रहा अम्ल के बारे में। क्लियर हो बातें? अच्छा, ये सवाल किसने बोला था कि अम्ल को जब जल में घोलेंगे तो हमारा हाइड्रोजन प्लस आयन देता है? ये बात किसने बोला था? बोलो, ये बात किसने बोला था? हम सबको तो मालूम नहीं था कि अम्ल को जब जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। लेकिन ये बात हमारा आरहेनियस साहब ने बोला था। कौन बोला था? आरहेनियस। आरहेनियस आरहेनियस जी ने ये बताया था कि अगर अम्ल को जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, अगर हमारे अम्ल को जल में घोलेंगे। क्लियर बात है?
बोलो यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी। तो ये रहा हमारा अम्ल के बारे में, हमारा अम्ल के बारे में ये चीजें रहा। चलिए, क्या आपने सीखा, क्या क्या हम लिखे कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अब देखिए स्वाद में खट्टा कौन होता है, जैसे हम लिखते हैं। और स्वाद में खट्टा कौन होता है बताओ। अरे बोलो, स्वाद में खट्टा कौन कौन सी चीजें होता है। तो नींबू को लिखा है, नींबू जिसे लेमन बोलते हैं इंग्लिश में। तो नींबू होता है ना, नींबू वो स्वाद में खट्टा होता है। बोलो सही बोले कि नहीं। हाँ, नींबू जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, तो ये अम्ल हो गया बस। हाँ, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल बोल दो, क्लियर बात हुई, क्लियर। चलिए, तो जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जो पीएच मान हम पॉइंट देके लिख रहे हैं, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है, लाल कर देता है। और क्या अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। और ये बात हमारा किसने बताया था, तो आर्हेनियस साहब ने बताया था। कौन बताया था, आर्हेनियस साहब ने बताया था। क्लियर बात, लेकिन ये बातें क्लियर हो। चलिए, थोड़ा पीएच मान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पीएच मान कैसे बोलते हैं तो पता नहीं होगा। तो पीएच मान जरा जान लेते हैं, इसको मिटा दें, उसके बाद पीएच मान जरा समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर बात है। चलिए, हाँ, तो पीएच मान एक स्केल की तरह होता है। स्केल समझ रहे हैं, स्केल किसे कहते हैं, इंच को ही स्केल कहते हैं। और पीएच मान बिल्कुल उसी तरह होता है, और उसी से पता चलता है कि अम्ल कौन है, क्षार कौन है और लवण कौन है। क्लियर बात है। तो हम ये पीएच मान एक बता रहे हैं, एक बना रहे हैं पीएच मान। ठीक है, चलिए, ये इंच है, इंच टाइप से बनाता है बस। ये इंच है, क्या दिख रहा है, ये इंच आपको जी। और पीएच मान कितना होता है, तो 1 से 14 तक होता है। ठीक है, पीएच मान जो होता है वो 1 से 14 तक होता है। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलिए, ये हमारा जो है वो बन गया है स्केल। ये पीएच मान हमारा बन चुका है। क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा पीएच मान बन चुका है। अब चलिए इसमें नंबरिंग बैठा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14। तो 1 से लेकर 14 तक हमारा पीएच स्केल होता है। क्लियर बात है। अब इसमें हम लिखेंगे, तो ये इंच इस तरह ही होता है। तो बोलो, क्या इंच इस तरह ही होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। चलिए, हाँ बिल्कुल होता है, इस तरह ही हमारा इंच भी होता है, स्केल भी होता है, और इस तरह पीएच का मान भी होता है। अब हम क्या लिखे थे कि अम्ल का जो पीएच मान होता है ना वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो हमारा 7 कौन है, 7 यहाँ है, इससे कम यानी ये 6 हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 6 तक जो होता है वो अम्ल होता है, वो अम्ल होता है। क्लियर। और जो 8 से लेकर जो हमारा 14 तक होता है वो क्षार होता है, क्षार होता है, जिसे हम भस्म भी बोलते हैं, जिसे हम भस्म बोलते हैं। और जो 7 बचा ना ये उदासीन होता है। क्या होता है, क्या होता है भाई मेरे, उदासीन, जिसे हम लवण भी बोलते हैं, जिसे अपन लवण भी बोलते हैं। क्लियर बात है। तो यहाँ तक बातें क्लियर होगी। जो 1 से लेकर 6 तक होता है वो हमारा अम्ल होता है। क्लियर। जो 7 होता है बीच में, जो 7 आपको दिख रहा है वो उदासीन होता है। और जो 8 से लेकर 14 तक होता है वो हमारा क्षार होता है। क्लियर बोलो, यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी। अब पीएच मान क्या होता है, ये है पीएच स्केल। क्या है, ये है पीएच स्केल, ये होता है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं पी और यहाँ देख रहे हैं ए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोले, हिंदी में बोले तो यहाँ पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर बात है। अरे बोलो, क्या यहाँ पे बातें क्लियर होगी, तो ये हमारा फुल फॉर्म हो जाता है। अब बताओ, ये पीएच स्केल का खोज किसने किया, बोलो बोलो, पीएच स्केल जो है इसका खोज किसने किया, तो पीएच स्केल का खोज हमारा क्या है, सोरेनसन। कौन क्या है, सोरेनसन ने, सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल का खोज किया है। और यही बताया है अगर अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्ल हो जाएगा।
अगर 7 रहता है तो वो लवण हो जाएगा, और 7 से अधिक रहता है तो वो क्षार हो जाएगा। ये बात बताने वाले हमारे सोरेनसन साहब थे, और इसका खोज कितने ईस्वी में किया था? तो 1999 में, सॉरी 1909 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में? 1909 ईस्वी में सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल का खोज किया था। ठीक है, तो आपसे कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो लिखिएगा सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था। चलिए बताते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी पूछे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल देना है। ठीक है, पीएच स्केल होता कैसा है? तो बिल्कुल इस तरह होता है, बिल्कुल इस तरह हमारा पीएच स्केल होता है। क्लियर बात है? बोलो यहाँ तक क्या बात है? क्लियर होगी? अच्छा, एक चीज आपको और बताते हैं, हम एक चीज आपको और बताते हैं, जो अम्ल है इतना तो अम्ल है, बोलो क्या बातें यहाँ तक क्लियर होगी? इतना तो अम्ल है, 1 से लेकर 6 तक तो हमारा अम्ल है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देखिए, 1 से लेकर जो आपको 3 तक दिखा है ना, 3 तक दिख रहा है, ये है प्रबल अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? ये है प्रबल अम्ल। क्या याद रहेगा आपको? हाँ, याद होना चाहिए। और जो 4 से लेकर 6 तक आप दिख रहे हैं ना, ये है दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, ठीक है। और ये तो उदासीन लवण हो गया। अब आपको जो दिख रहा है, ये जो 8 से लेकर आपको 10 तक दिख रहा है ना, ये है दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म, जिसे हम लोग क्षार भी बोलते हैं, क्लियर बात है? और ये 11 से लेकर 14 तक है, ये है प्रबल क्षार, जिसे भस्म भी अपन बोलते हैं। क्लियर बात है? क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी? चलिए ऐसे सॉरी माफी चाहते हैं। देखिए यहाँ पे पेज स्केल में जो 1 से लेकर जो आपको 3 तक दिख रहा है, ये है प्रबल अम्ल। क्या है? ये है हमारा प्रबल अम्ल। और जो आपको 4 से लेकर 6 तक दिख रहा है, ये है दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल। और देखिए ये पूरा 1 से लेकर 6 तक हम तो आपको बता दिए, 1 से लेकर जो 6 तक होता है वो सिर्फ अम्ल होता है, अम्ल। और जो 8 से लेकर 14 तक होता है, ये होता है भस्म, जिसे हम लोग क्षार भी बोलते हैं, क्लियर बात है? यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई? जिसे हम लोग क्षार भी बोलते हैं, तो क्लियर हो गया। अब देखिए अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। क्लियर? अब देखिए क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल भस्म और एक होता है प्रबल भस्म। क्लियर? क्या यहाँ तक बातें का क्लियर होगी? क्या इतनी चीजें आपको याद रहेगा? 1 से जो 3 तक होता है वो प्रबल अम्ल, और 4 से लेकर 6 तक दुर्बल अम्ल। क्लियर? अब जो होता है 8 से लेकर 9 तक वो दुर्बल भस्म, और 11 से लेकर 14 तक ये प्रबल भस्म होता है। क्लियर? दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, लेकिन प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर और प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली। क्लियर? इतनी बातें क्या क्लियर होगी? चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं और अम्ल का प्रकार चलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे अम्ल का प्रकार। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं अम्ल का प्रकार। अम्ल का प्रकार। तो बताइए अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो तो देखिए अम्ल जो होता है वो 4 स्तर पर इसका प्रकार होता है। जैसे आपने भूगोल में पढ़ा होगा, क्लास 10th में भूगोल में पहला चैप्टर पढ़ा होंगे, जिसमें संसाधन बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। संसाधन का पहले होता है उपभोक्ता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपभोग के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, ये सारी चीजें होता है, वो अलग अलग आधार पर प्रकार होता है। तो अम्ल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अम्ल का क्या है? अम्ल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार का अम्ल होता है, अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार का अम्ल होता है। तो कौन कौन से प्रकार का अम्ल होता है, कौन कौन सा आधार का अम्ल होता है, वो चीजें अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अम्ल कुल 4 आधार पर होता है। अम्ल का भी 4 आधार पर प्रकार होता है। कौन कौन? चलिए लिखते हैं, चलिए एक यहाँ दे देते हैं अपन और एक यहाँ दे देते हैं। चलिए चलिए अब देखिए पहला होता है, जो पहला चीज होता है वो होता है, पहला चीज जो होता है वो शक्ति के आधार पर होता है। कौन से आधार पर? शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर होता है। ठीक है, दूसरा चीज जो प्रकार होता है, दूसरा प्रकार वो कौन से आधार पर होता है? तो वो हमारे जो होते हैं यौगिक के आधार पर होते हैं।
कौन से आधार पे? यौगिक के आधार पर होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो यौगिक के आधार पर होता है। तीसरा क्या किस पर आधार होता है? तीसरा जो होता है वो स्रोत के आधार पर होता है। कौन से आधार पर? स्रोत के आधार पर। ठीक है, और जो चौथा जो होता है, जो चौथा प्रकार होता है वो होता है सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। हम क्या लिखे हैं कि अम्ल 4 आधार पर अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो पहला है शक्ति के आधार पर। पहला क्या है? पहला है शक्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? दूसरा है यौगिक के आधार पर। दूसरा है यौगिक के आधार पर। तीसरा है स्रोत के आधार पर। और चौथा है सांद्रता के आधार पर। चौथा क्या है? सांद्रता के आधार पर। क्लियर हो पाते? अब देखिए, सब में दो प्रकार होते हैं। अब सब में दो प्रकार होंगे, कौन कौन से? चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो ये है हमारा शक्ति के आधार पर, यौगिक के आधार पर, इसको याद करना बहुत जरूरी है। फिर स्रोत के आधार पर और फिर है सांद्रता के आधार पर। चलिए, अब जो होता है शक्ति के आधार पर, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। शक्ति के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अरे बोलो, कौन कौन होते हैं? तो इसमें दो होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल। पहला क्या होता है? प्रबल अम्ल। ठीक है, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। क्या दिख रहा है आपको? जी हाँ, पहला जो होता है वो होता है प्रबल अम्ल। फिर से लिख रहे हैं, प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। क्लियर बात है? शक्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, चलिए, अब जो होता है यौगिक के आधार पर, यौगिक के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। यौगिक के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ मेरे भाई? बोलो मेरे भाई, कौन कौन से आधार पर होते हैं? दो प्रकार के, दो आधार पर होता है यौगिक के आधार पर। अम्ल का प्रकार जो होता है वो यौगिक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है वो होता है कार्बनिक अम्ल। कौन सा होता है? कार्बनिक अम्ल होता है। और दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई? अम्ल जो होता है वो यौगिक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। अब जो स्रोत के आधार पर होता है, इस पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के अम्ल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए जानते हैं। इस पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्राकृतिक अम्ल। कौन से अम्ल होता है? वो होता है प्राकृतिक अम्ल। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कृत्रिम। कौन से होते हैं? कृत्रिम अम्ल होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कृत्रिम अम्ल। ठीक है, क्लियर बात है? दूसरा होता है कृत्रिम। अब जो सांद्रता के आधार पर बोले तो इस पर भी दो प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला जो होता है वो होता है तनु अम्ल। क्या होता है? वो होता है तनु अम्ल। और दूसरा जो होता है वो होता है सांद्र अम्ल। क्या होता है? सांद्र अम्ल। चलिए, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? तो याद होगा, इसको याद तो करना पड़ेगा। चलिए, हम क्या लिखे हैं कि अम्ल का प्रकार है। अम्ल 4 स्तर पर इसका प्रकार होता है। कौन कौन से स्तर पर भाई? तो पहला होता है शक्ति के आधार पर, दूसरा होता है यौगिक के आधार पर, तीसरा होता है स्रोत के आधार पर, चौथा होता है सांद्रता के आधार पर। ठीक है, हम यहाँ पे नंबरिंग में बैठा देते हैं। पहला होता है शक्ति के आधार पर, याद करते जाइएगा। दूसरा होता है यौगिक के आधार पर, तीसरा होता है स्रोत के आधार पर, और चौथा होता है हमारा सांद्रता के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक बात है। फिर ये बोले तो शक्ति के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब जो बात करें यौगिक के आधार पर, इस पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं। पहला होता है कार्बनिक अम्ल। पहला कौन सा अम्ल होता है? कार्बनिक अम्ल। दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। क्या होता है? अकार्बनिक अम्ल। फिर बात करें स्रोत के आधार पर, इस पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं। कौन कौन से अम्ल होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक अम्ल। दूसरा होता है कृत्रिम अम्ल। क्या होता है? दूसरा होता है कृत्रिम अम्ल। स्रोत के आधार पर हो गया। अब क्या है? सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु अम्ल, और दूसरा होता है सांद्र अम्ल। तो क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? क्या याद होगा? दिमाग में सेट होगा? नहीं होगा तो करना पड़ेगा भाई। कॉपी पे नोट करिए और
इसको याद करिएगा, 1-2 दिन देखिएगा, याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इतनी चीजें हम यहाँ लिख लिए। ये तो सिर्फ अम्ल रहा, ये तो सिर्फ अम्ल के बारे में पढ़ने मेरे भाई, ये सिर्फ अम्ल के बारे में ही पढ़ रहे, क्षार के बारे में तो भी पढ़ना बाकी है। चलिए, तो अब इसका परिभाषा भी लिखते हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, कार्बनिक, अकार्बनिक, प्राकृतिक, कृत्रिम, तनु और सांद्र, ये सबका परिभाषा भी अभी लिखेंगे, इसको भी याद करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। देखिए, चलिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं और इसका परिभाषा भी अपन अभी लिखते हैं, इसका परिभाषा भी अपन अब लिखते हैं। क्लियर है बातें? क्या यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई? चलिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए, हाँ, तो पहला क्या है? तो पहला है हमारा शक्ति के आधार पर। कौन से आधार पर? तो पहला है हमारा शक्ति के आधार पर। लिखिएगा हम मेरे साथ, शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर, आधार पर अम्ल का प्रकार, अम्ल का प्रकार। ठीक है, शक्ति के आधार पर अम्ल का प्रकार। तो शक्ति के आधार पर अम्ल का 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो चलिए जानते हैं अपन। ये तो हो गया शक्ति के आधार पर अम्ल का प्रकार। इस पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है प्रबल अम्ल। क्या होता है? पहला होता है हमारा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल का डिफिनेशन क्या होता है? प्रबल अम्ल का जो होता है वो डिफिनेशन क्या होता है? तो देखिए, प्रबल अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं? बोलो। तो अम्ल इसे कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। ये बात किसने बोला था? तो ये बात हमारे आर्हेनियस साहब ने बोला था कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो हमारा प्रबल अम्ल में भी यही परिभाषा होगा, इसमें कुछ दूसरा नहीं लिखेंगे, इसमें भी यही परिभाषा होगा। क्लियर बात है? क्या अपन लिखेंगे? देखेंगे, जो वे पदार्थ जो जल में घुलकर, किसमें घुलकर? जल में घुलकर, जल में घुलकर, घुलकर क्या दे? हाइड्रोजन प्लस आयन दे। तो देखिए, हाइड्रोजन प्लस आयन तो देगा, लेकिन ये प्रबल अम्ल, इसका मतलब बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। कितनी मात्रा में? तो अधिक मात्रा में। तो यहाँ लिखेंगे जल में घुलकर अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, आयन देता है। क्लियर है बातें? अरे क्या यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई? देता है। क्या लिखे हैं अपन? अपन लिखे हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, हमारा प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारा प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है बातें? तो इसका क्या कुछ उदाहरण तो होगा, इसका कुछ उदाहरण तो होगा मेरे भाई। तो क्या लिखेंगे? चलिए उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण, उदाहरण। तो इसका जो उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा HCl। क्या होगा? हमारा जो हो जाएगा वो होगा HCl। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, फिर क्या है? दूसरा है H2SO4। क्या है? H2SO4। तो लिख रहे हैं, आपको बड़ा से लिखते हैं तो आपको दिखेगा H2SO4। इसको भी बड़ा करके लिखते हैं HCl। ठीक है, फिर क्या है? H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूरिक अम्ल, अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और फिर क्या है? फिर क्या है? फिर है HNO3। क्या है? HNO3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अम्ल। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। और यहाँ पे लिख दीजिए आदि, आदि यानी बहुत है। यानी ये सब जो अम्ल है ना, ये सब जो अम्ल है, ये क्या करता है? ये जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या देता है? अधिक मात्रा में हमारा हाइड्रोजन प्लस, अधिक मात्रा में क्या देता है? जल में घुलकर अधिक मात्रा में हमारा हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है।
और ये सब अम्ल इतना खतरनाक है ना, इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर शरीर के चमड़ा पे पड़ गया ना तो उसको जला देता है। उसको क्या करता है, उसको जला देता है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। जिसे आग में झुलस जाता है ना चमड़ा, जल जाता है, वैसे ही ये सब अम्ल भी जला देता है। अब ये तेजाब का नाम सुना होगा आपने, तेजाब का नाम सुना होगा। तेजाब क्या करता है, तेजाब अगर शरीर में पड़ जाता है तो इसको उनको जला देता है। अब तेजाब में कौन सा अम्ल होता है जो जला देता है भाई, एक रोचक जानकारी आपको देते हैं कि तेजाब जो होता है, तेजाब तेजाब इसका नाम आप कहीं सुने होंगे। ये जब शरीर में पड़ता है तो चमड़ा जला देता है, और इसमें जो अम्ल होता है वो होता है HCl, यानी हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तेजाब में हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है HCl। क्लियर बात है कि क्लियर बात है, क्या आपको पहले से ये बात मालूम था? अगर मालूम था तो अच्छी बात है, नहीं मालूम था हम बता दिए। चलिए, तो ये हमारा रहा प्रबल अम्ल, ये हमारा प्रबल अम्ल था। अब अपन बात करते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। किसके बारे में? अब अपन बात करेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। चलिए, तो अपन लिखते हैं दुर्बल अम्ल। 2 नंबर में है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल जो होता है वो प्रबल अम्ल के जस्ट अपोजिट होता है। दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल के जस्ट अपोजिट होता है, यानी ये अधिक मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, ये कम मात्रा में देगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करता है, कम मात्रा में क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन बोल देते हैं दुर्बल अम्ल, उसे अपन दुर्बल अम्ल बोल देते हैं। जो जल में घुलकर क्या बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, उसे ही दुर्बल अम्ल बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, चलिए आइए जानते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण। इसका जो उदाहरण हमारा होगा वो क्या क्या होगा, तो इसका जो उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा HCOOH। क्या हो जाएगा, HCOOH। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं चलिए जानते हैं। हाँ, HCOOH, 1 सेकेंड। हाँ, इसको अपन बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल क्या होता है मालूम है क्या आप लोगों को? ये जो फॉर्मिक अम्ल होता है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। अगर चींटी आपको काट लेना तो उसका जो डंक होता है, डंक मारते काट ले, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो उसमें हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है। और ये जब चींटी काट लेता है तो क्या ज्यादा लड़ता है, क्या हमारे चमड़ा को गला देता है? अरे नहीं भाई, वो तो थोड़ा सा लगता है, चींटी काट रहा है, चूंटी नहीं काटता इस तरह, वही चींटी भी काटता है तो चूंटी जैसा ही लगता है। तो क्या दुर्बल अम्ल, इसका असर कम पड़ता है, तो दुर्बल अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल। और क्या चीजें पड़ती है भाई, और क्या चीजें पड़ती है, तो हमारा जो ये है ना, ये जो हमारा है COOH का होल, क्या अपन लिखे हैं, COOH का होल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा, जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसमें क्या ज्यादा जहर होता है? ऑक्जेलिक अम्ल किसे बोलते हैं, जो टमाटर में पाया जाता है, जो टमाटर के रस में पाया जाता है ना, उसे ही ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। तो टमाटर को रस अगर हम चमड़ा पे गिराएंगे तो क्या जल जाएगा? अरे नहीं भाई, कुछ भी नहीं होगा। तो उसी को बोलते हैं दुर्बल अम्ल, उसी को अपन दुर्बल अम्ल बोलते हैं, जिससे असर क्या कम पड़े। हम आगे लिख देते हैं, या फिर एक चीज और लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं CH3COOH। CH3COOH इसे क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ना, तो नहीं गया है, 1 सेकेंड। हाँ, इसको बोलते हैं अपन एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और इतना काफी है, आगे लिख दीजिए। ठीक है,
आप सिर्फ सूत्र ही लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। हम लिखें आपको समझाने के लिए, इसका नाम भी लिखें, आपको नाम नहीं लिखना, आपको सिर्फ सूत्र ही लिखना है। ठीक है, क्लियर हो बातें? क्या यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी? चलिए, तो ये चीजें हमारा रहा प्रबल अंग और दुर्बल अंग। इसको तो एक स्तर पे हम जाने हैं, अभी 3 स्तर बाकी है मेरे भाई। चलिए, तो ये 3 चीजें क्या आपको क्लियर हो गई? क्या 3 चीजें आप जान गए? अगर जान गए तो यस बोलिए, हम आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको अपन इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको अपन इरेज कर रहे हैं। चलिए आगे अपन चलते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अब की बार जानेंगे यौगिक के आधार पर। किसके आधार पर? यौगिक के आधार पर। अब की बार अपन जानेंगे यौगिक के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक। कौन कौन से होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे? यौगिक के आधार पर। यौगिक, यौगिक। ठीक है, यौगिक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक। एक होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। कौन से अम्ल होता है? दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, दूसरा होता है, एक होता है कार्बनिक अम्ल, दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। अच्छा, ये कार्बनिक अम्ल किसे बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल किसे बोलते हैं? तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसको नाम में जो आपको दिख रहा होगा कार्बन, क्या दिख रहा होगा? कार्बन की कार्बन, कार्बनिक अम्ल, कार्बन। तो वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा पाया हो, वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता हो, उसे तुम बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जिसमें कार्बन की मात्रा, देखो, जिसे कार्बन की मात्रा पाया जाता हो। चलिए क्या लिखेंगे अपन? कि वे अम्ल, वे अम्ल जिसमें, जिसमें कार्बन, कार्बन पाया जाता है, पाए जाते हैं, यानी वे अम्ल जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, हमारा क्या कहलाता है? हमारा कार्बनिक अम्ल कहलाता है। क्या लिखिए? कि वे अम्ल जिसमें कार्बन पाया जाता है, हमारा कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है? छोटा से लिखे हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखना चाहिए, फिर भी आपको दिखना चाहिए। वे अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता हो, कार्बनिक अम्ल पाए बोलते हैं। ठीक है, चलिए, वो अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा पाए जाओ उसे कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण बोलिए, इसका उदाहरण बोलिए। उदाहरण, इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो दुर्बल अम्ल का उदाहरण हो जाएगा। इसका उदाहरण दुर्बल अम्ल का हो जाएगा और अकार्बनिक का उदाहरण प्रबल अम्ल का हो जाएगा। पहले अकार्बनिक अम्ल का लिख लेते हैं परिभाषा की वे अम्ल, वे अम्ल, वे अम्ल जिसमें क्या? जिसमें कार्बन, कार्बन नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं, जाते हैं। वे अम्ल जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं वो कार्बनिक, वे अम्ल जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं वो कार्बनिक। सिंपल सी बात है। चलिए अब इसका उदाहरण लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका दुर्बल अम्ल का, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल का उदाहरण कार्बनिक में आ जाएगा और प्रबल अम्ल का उदाहरण अकार्बनिक में आ जाएगा। तुरंत एकदम जो है सरल परिभाषा भी है और सरल एग्जाम्पल भी है। आपको एक चीज अगर, 2 चीज आपको रट लिए ना, 2 चीज अगर जान लिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो सारी चीजें आप उदाहरण आप तुरंत आसानी से बता देंगे। तो दुर्बल अम्ल में क्या लिखाए थे? दुर्बल अम्ल में हम लिखाए थे HCOOH, जिसको अपन फॉर्मिक अम्ल बोल लेते हैं। नहीं लिख रहे हैं, हम सिंपल सा लिख रहे हैं। फिर क्या लिखाए थे? CH3COOH, जिसे हम एसिटिक अम्ल बोल लेते हैं। फिर क्या लिखवाए थे? फिर अपन लिखवाए थे COOH का होल ग्रुप। इसे अपन क्या बोल देते हैं? इसे बोल लेते हैं, इसे अपन बोलते हैं ओक्जेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ओक्जेलिक अम्ल। तो इतना हो गया, आगे देख लीजिए, ये बता चुके हैं। और प्रबल अम्ल में क्या लिखाए थे? तो प्रबल अम्ल में लिखवाए थे HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। फिर क्या लिखाए थे? H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते थे। और फिर क्या लिखवाए थे? HNO3, जिसे अपन नाइट्रिक अम्ल बोलते थे। और आदि लिख दीजिए, और आदि। क्लियर हो बात है? क्या
यहां तक क्या बातें क्लियर होगी? चलिए, तो ये हमारा रहा प्रबल कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। जस्ट उल्टा है, जस्ट प्रबल अम्ल और द्विबल अम्ल का उल्टा है। क्लियर? चलिए यहाँ तक बातें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्तर की बात करते हैं। तीसरे स्तर की हम बात करते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए आइए हम जानेंगे स्रोत के आधार पर। कौन से आधार पर? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं। कौन से होते हैं? चलिए जानते हैं। स्रोत के आधार पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे स्रोत के आधार पर लिखेंगे। स्रोत दो प्रकार के होता है। पहला होता है प्राकृतिक, पहला होता है प्राकृतिक अम्ल, दूसरा होता है कृत्रिम अम्ल। कृत्रिम अम्ल, ठीक है। तो प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं? वो अम्ल जो प्राकृतिक के द्वारा मिली है उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, और वो अम्ल जिसे मानव ने बनाया है उसे कृत्रिम अम्ल कहते हैं। क्लियर बात है क्या? यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी? क्या लिखेंगे अपन? क्या लिखेंगे कि वे अम्ल अम्ल जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त हुई है उसे अपन बोल देते हैं प्राकृतिक अम्ल। जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त हुई है, जो जमीन पर, जो हमारे पृथ्वी पर पहले से ही थे, उसे हम प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। और कृत्रिम अम्ल किसे बोलते हैं? जिसे मानव ने बनाया है। तो क्या लिखेंगे? वे अम्ल जिसे मानव ने प्रयोगशाला, कहां पे? प्रयोगशाला में निर्माण किए, जिसे क्या मानव ने प्रयोगशाला में निर्माण किए हैं, उसे ही अपन कृत्रिम अम्ल बोलते हैं। कि वे अम्ल जो मानव ने प्रयोगशाला में निर्माण किए, जिसे मानव ने क्या प्रयोगशाला में निर्माण किए हैं, उसे अपन कृत्रिम अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ही अपन कृत्रिम अम्ल बोलते हैं। ये थोड़ा तिरछा दिया है, हमसे थोड़ी माफी चाहते हैं। जिसे मानव ने प्रयोगशाला में निर्माण किया है। चलिए इसका उदाहरण जान लेते हैं। अब इसका उदाहरण भी अपन जान लेते हैं। तो देखिए हम बताएं कि ऑक्जेलिक अम्ल जिसमें टमाटर में पाए जाते हैं। तो टमाटर क्या मानव ने बनाया है? जब बात कर रहे हैं टमाटर तो पृथ्वी पर पहले से ही था ना, तो यहाँ पे टमाटर हो जाएगा, यानी ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH का होल्ड। फिर क्या है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी को मनुष्य ने बनाया है? अरे नहीं भाई, चींटी तो पहले से ही था ना हमारे जमीन पे। तो क्या हो जाएगा? चींटी का क्या हो जाएगा? HCOOH, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? फिर हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक HCl, वो क्या प्राकृतिक के द्वारा दी है, तो हमारा हो जाएगा HCl। क्लियर बात है? HCl भी हमारा प्राकृतिक अम्ल हो जाएगा। और बात कर लेते हैं, और प्राकृतिक अम्ल की जब बात कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा C3H6O3, यानी लैक्टिक अम्ल। हमारा क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल, C3H6O3। इसे अपन बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। फिर आगे बात करें, ये कोड हो जाएगा C6H8O7। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपन सिट्रिक अम्ल। तो लिख रहा हूं। हाँ, तो एक अम्ल है C6H8 और O7, इसको अपन बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सिट्रिक अम्ल। अब सिट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है? तो नींबू में जो आप देखेंगे ना, नींबू में जो होता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और आगे लिख दीजिए, आगे बस इतना काफी है। अब क्या है? जो लेब में बनाया है, जो प्रयोगशाला को लेब कहते हैं, तो जो लेब में बनाया गया है मानव के द्वारा, वो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा H2SO4। फिर क्या हो जाएगा? HNO3। ये तो हो ही जाएगा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्या क्या हो जाएगा भाई?
वो क्या क्या चीजें हो जाएगा हमारा, माफी चाहते हैं, जो HCl है ना, ये HCl, ये हमारा जो हो जाएगा वो इसी में आएगा, ठीक है। HCl जो होगा वो हमारा प्राकृतिक अम्ल नहीं है, वो हमारा कृत्रिम अम्ल है। HCl को हम ही ने बनाया है। क्लियर है बातें? क्या क्लियर है बातें? यहाँ पे क्या बातें क्लियर हो गई? चलिए, तो इतना चीजें काफी है, आदि लिख लीजिए, आदि। इतनी चीजें काफी है हमारे लिए इतनी चीजें काफी है। क्लियर है बातें? क्या यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई? चलिए, अब अपन बात करते हैं सांद्रता के आधार पर। इतनी चीजें अपन क्लियर करनी है, अब सांद्रता के आधार पर चलते हैं। हम इसको याद कर रहे हैं, अब सांद्रता के आधार पर चलते हैं। चलिए चलिए हम इसको इरेज करते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे सांद्रता के आधार पर अम्ल के प्रकार। किसके आधार पर? सांद्रता, सांद्रता, सांद्रता के आधार पर अम्ल के प्रकार। तो अम्ल के दो प्रकार हैं, हम बता चुके हैं। पहला क्या है? पहला है तनु अम्ल। दूसरा क्या है? दूसरा है सांद्र अम्ल। दूसरा है हमारा सांद्र। पहला तनु, दूसरा सांद्र। तो तनु अम्ल में क्या करेंगे कि वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, जिसमें क्या जल की मात्रा अधिक हो, वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा यानी कि H2O, पानी जिसे बोलते हैं, उसकी क्या मात्रा अधिक हो, उसे अपन तनु बोल देते हैं। वे अम्ल जिसमें जिसमें क्या है? जल की जो मात्रा है वो क्या है? अधिक, अधिक हो। जिसमें जल की मात्रा अधिक हो वो हमारा हो जाएगा तनु अम्ल, वो हमारा तनु अम्ल हो जाएगा। और इसका जो उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण नहीं होता है, तनु अम्ल का उदाहरण नहीं होता है। और इसमें क्या लिखेंगे? वे अम्ल जिसमें 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 क्या हो? जल की मात्रा कम हो, जल की मात्रा कम हो, कम हो, जिसमें जल की मात्रा कम हो उसे हम बोल देते हैं सांद्र अम्ल, उसे अपन बोलते हैं सांद्र अम्ल। और इसकी उदाहरण की बात करें तो इसका भी उदाहरण कुछ नहीं होता है, तनु अम्ल का उदाहरण नहीं होता है और सांद्र अम्ल का उदाहरण नहीं होता है। और इसका परिभाषा अपन याद रखिएगा कि जिसमें जल की मात्रा अधिक हो तनु अम्ल, और जिसमें कम हो सांद्र अम्ल। जिसमें कम हो उसे सांद्र अम्ल बोलते हैं। क्लियर बातें? क्या यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई? बोलो, क्या यहाँ बातें क्लियर हो गई? चलिए, तो अपन ये पढ़े थे अम्ल के बारे में, अब अपन क्षार के बारे में पढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन क्षार के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब अपन क्षार के बारे में पढ़ते हैं। इतनी चीजें अपन सिर्फ अम्ल के बारे में पढ़े थे, अब अपन क्षार के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन क्षार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? क्षार, जिसे अपन भस्म भी बोलते हैं। अगर कहीं भी एग्जाम में क्षार लिखे या भस्म लिखे तो घबराना नहीं, क्योंकि तो क्षार और अम्ल दोनों एक ही चीज है। क्षार और अम्ल दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। तो क्षार किसे कहते हैं? बोलो बोलो, क्षार किसे कहते हैं? हम देखे थे कि स्वाद में खट्टा होता है, क्षार क्या होता है? कड़वा होता है। क्षार क्या होता है? कड़वा होता है। क्या लिखेंगे? क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है, होता है। अच्छा, क्या इसका उदाहरण आप दे पाएंगे? क्या इसका उदाहरण आप दे पाएंगे? तो कड़वा क्या होता है? नीम। नीम को कभी खाए हैं आप? उसका जूस पिए हैं? हम तो बचपन में पिए थे नीम का जूस। भाई हम कड़वा लगता है पीने में, तो क्या हो जाएगा? नीम हो जाएगा, नीम। और क्या? एलोवेरा जानते हैं? एलोवेरा, एलोवेरा नहीं जानते हैं? एलोवेरा हर घर में लगा रहता है, एकदम तीखा लगता है। एक एलोवेरा हो जाएगा, एलोवेरा, ठीक है। एक चीज और बता रहे हैं, एक चीज और, आप कोलगेट का यूज किए हैं दांत साफ करने में? हाँ, तो कोलगेट में हमारा क्षार ही रहता है, लेकिन उसमें मीठा कोई तरल कोई लिक्विड मिला देता है, जिसके कारण कि क्या हमको अच्छा लगता है, स्वाद लगता है उसमें, लेकिन असल में कोलगेट तीखा ही होता है, उसमें क्षार होता है, ठीक है। इतनी बात याद रखिए। तो दो इसका उदाहरण काफी। चलिए, ये क्या क्षार क्या स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल खट्टा होता है। चलिए, अब अपन क्या लिखे थे कि जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो लेकिन हम बताएं कि क्षार में 7 से अधिक होता है, ये बात हम बताएं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? क्षार
का पीएच मान, पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। जो क्षार है इसका पीएच मान क्या होता है 7 से हमारा अधिक होता है। चलिए दूसरा क्या लिखा है, जो अम्ल होता है ना, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र किससे बना होता है, लाइकेन के पौधे से। तो जो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन जो हमारा क्षार जो होता है ना वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये जस्ट उसका उल्टा करता है। क्षार जो होता है वो अम्ल का क्या अपोजिट है, जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। तो जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को क्या नीला कर देता है। क्लियर बात है। अभी क्या लिखे थे अपन, अम्ल में लिखे थे कि जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। ये बात किसने बोला था, तो ये बात आर्हेनियस ने बोला था कि अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो क्षार क्या देता है, तो क्षार क्या जल में घुलकर क्या करता है, OH माइनस देता है, OH माइनस आयन देता है, यानी हाइड्रा ऑक्साइड। OH को क्या बोलते हैं, OH को हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। OH को अपन बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। 1 सेकेंड, अच्छा से लिख रहे हैं आपको समझ में, हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। OH को बोलते हैं अपन हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर बात है, OH को अपन हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। और ये बात भी आर्हेनियस साहब ने बोला था, आर्हेनियस साहब ये बात भी बोला था, आर्हेनियस साहब जो है वो ये बात भी बोला था कि जो क्षार जो होता है वो जल में घुलकर OH यानी हाइड्रा ऑक्साइड माइनस आयन देता है। क्लियर बात है। तो हाइड्रोजन में प्लस था लेकिन OH में माइनस हुआ, ये बात याद रखिएगा। और ये बात भी आर्हेनियस साहब ने ही हमारा दिया था। क्लियर, बोलो यहाँ क्या बात है, क्लियर हो गई। तो ये 4 पॉइंट था क्षार के बारे में। अब बोलो क्षार का कितने प्रकार होते हैं, अरे बोलो वो क्षार का कितने प्रकार होते हैं। क्षार का 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बता चुके हैं, नहीं बताए हैं, झूठ मत बोलो। क्षार का 2 प्रकार होते हैं, बता चुके हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। अपन कौन कौन से प्रकार होते हैं चलिए जानते हैं, रिवाइज कर रहे हैं अपन। जो चीजें हम लिखाए हैं उसको नोट करते जाइएगा, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसको नोट भी करिएगा अपने कॉपी पे, ताकि अगर आप भूल भी जाए तो एक बार नोट्स निकाल के देख लेना तो आपको याद हो जाए। सिर्फ लेक्चर में देखिएगा, क्योंकि लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है। ये आज याद रहेगा, कल तो भूल ही जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अपन जानते हैं क्षार का प्रकार। क्या जानते हैं, क्षार का प्रकार। बोलो क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, बोलो क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो क्षार कुल 2 प्रकार के होते हैं, बताए हैं आपको। कौन कौन से होते हैं, बोलो 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 कौन से होते हैं। तो पहला होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल भी होते हैं और प्रबल क्षार भी होते हैं, ये बात हम पहले बता चुके हैं। फिर क्या होता है, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। चलिए बताते हैं, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। क्या यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी। चलिए अब हम इसको यूज कर रहे हैं और अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ मत जानना, बस लिखिएगा कि जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल के बारे में बता रहे हैं। प्रबल अम्ल इसका क्या, वे प्रबल क्षार के बारे में हम लोग बोल रहे थे, बिल्कुल माफी चाहते हैं हम, प्रबल क्षार होगा। तो क्या वे क्षार जिसका पीएच मान क्या हो, बोलो क्या हो। तो जो होता है वो क्या 11 था ना, सॉरी 12 था, सॉरी 12 और 14 के बीच में होता है, के बीच में होता है। तो लिखेंगे कि वे क्षार जिसका पीएच मान क्या 12 से 14 के बीच में होता है वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। और दुर्बल क्षार में क्या लिखेंगे, तो वे क्षार जिसका पीएच मान क्या होता है, वो
8 से लेकर 11 के बीच में होता है। 8 और 11 के बीच में होता है, बीच में होता है। वो क्या कहलाता है भाई? वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा जो होता है वो दुर्बल क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? वो दुर्बल क्षार कहलाता है। क्लियर बात है क्या? यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी? तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में ये बस यही चीजें जानना था और चीजें अपन जान लिया। अब थोड़ा नमक यानी लवण के बारे में चलते हैं। अब थोड़ा लवण के बारे में चलते हैं। अच्छा, क्षार का क्या उदाहरण लिखवाएं? क्या क्षार का उदाहरण नहीं लिखवाएं? चलिए लिखवाते हैं, चलिए लिखवाते हैं। क्षार का अपन उदाहरण लिखवाते हैं, क्षार का अपन उदाहरण लिखवाते हैं। ठीक है, चलिए क्षार का अपन उदाहरण। तो देखिए सिंपल सा याद रखिएगा, सिंपल सा याद रखिएगा कि OH दिख जाए, जिस सूत्र में OH दिख जाए वो क्षार है। जैसे बात करें अपन NaOH, यहाँ पे OH आपको दिख रहा होगा, ये देखो OH दिख रहा है यानी ये क्षार है। फिर क्या है? CaCO, सॉरी हमसे सॉरी माफी चाहते हैं, CaOH का होल क्या है? क्षार है। फिर क्या है? MgOH का होल क्या है? क्षार है, बिल्कुल क्षार है। और अपन बहुत चीजें हैं, क्या क्या है? KOH, OH दिख रहा है क्षार है, OH दिख रहा है क्षार है, OH दिख रहा है क्षार है। सिंपल सिंपल बात है। फिर क्या है? NiOH क्या है? क्षार है, क्षार है। क्लियर? जहां आपको OH दिख जाए मतलब वो क्षार है, और जहां आपको H दिख जाए मतलब अम्ल है। यानी जहां आपको H दिख रहा है तो अम्ल, अम्ल, और जहां आपको OH दिख जाए यानी क्षार, क्षार, जिससे अपन भस्म बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। क्लियर बात है? क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? क्या ये बात दिमाग में था? क्या ये बात दिमाग में सेट हो गया? अगर हो गया तो बोलो भाई हाँ सेट हो गया, हमारे दिमाग में क्या सेट हो गया इतनी बातें। चलिए हम इसको रीच कर रहे हैं, इसको रीच कर रहे हैं। अब अपन कुछ लवण के बारे में जान लेते हैं, अपन लवण के बारे में जान लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन बाप रे। चलिए लवण के बारे में अपन जानते हैं भाई मेरे, लवण, लवण के बारे में जानते हैं। लवण कैसे करते हैं? तो देखिए आपने क्षार अम्ल में जाने होंगे कि जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है, ये नमकीन होता है। लवण नमकीन होता है मेरे भाई। तो क्या लिखेंगे कि क्या लवण, लवण क्या होता है? स्वाद में, स्वाद में क्या चीज होता है? नमकीन होता है, नमकीन, नमकीन होता है, नमकीन होता है। अब नमकीन किसे बोलते हैं? नहीं पता है? हाँ समोसा आप देखें, समोसा खाएं, हाँ उसी को तो नमकीन बोलते हैं ना। निमकी खाएं, निमकी, हाँ वो नमकीन है। नमक खाएं, नमक, इसका उदाहरण हम देते थे मस्त, नमक, नमक खरीद चाट के देखें, जोर में बोलो भाई, नमक को चाट के देखें, हाँ तो वो क्या है? नमकीन लगता है, टेस्ट में क्या नमकीन होता है। तो नमक क्या हो जाएगा? नमक हमारा लवण हो जाएगा, लवण में हमारा नमक आ जाएगा। ठीक है, वो नमकीन होता है। क्लियर बात है? फिर याद रखते हैं अपन, फिर अपन याद रखते हैं कि जो लवण का होता है ना, लवण, लवण का पीएच मान 7 होता है, सिर्फ 7 होता है। लवण का पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 7 होता है, ना 7 से कम ना 7 से अधिक, 7 होता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। चलिए फिर क्या लिखते हैं अपन, फिर क्या लिखेंगे? ये जल में कुछ भी नहीं देता है, ये जल में कुछ भी नहीं देता है। अम्ल जल में घुल के हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, क्षार OH माइनस आयन देता है, लेकिन लवण कुछ भी नहीं देता है। लवण नीले लिटमस पत्र को लाल भी नहीं करता है और लाल लिटमस पत्र को नीले भी नहीं करता है। ये सब अम्ल नहीं करते, सॉरी ये सब लवण नहीं करता है। लवण बस 2 ही चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर बात है? तो यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी? चलिए अब इसका उदाहरण जान लेते हैं। अब इसका उदाहरण पूछा जाएगा तो इसका उदाहरण आप समझते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो होता है वो भरपूर मात्रा में देता है, तो उदाहरण भी इसका जान लेते हैं। देखिए एक उदाहरण तो हर किसी को याद रहता है, एक उदाहरण हर किसी को याद रहता है, वो है NaCl, NaCl। ये उदाहरण हर किसी को याद रहता है, जिसे नमक बोलते हैं, यानी साधारण नमक जिसे बोलते हैं। तो ये उदाहरण जो होता है वो सबको याद होता है, NaCl। याद है? क्या याद रहेगा? चलिए याद बिल्कुल रहेगा और रहना भी चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, ये रहना भी चाहिए
और क्या है, इसका उदाहरण और है, अपन देख लेते हैं इधर। चलिए, हाँ, CaCO3 एक और है CaCO3। जो जो लिख रहे हैं उसको याद करिए, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट है वही वही चीज अपन लिख रहे हैं। CaCO3 फिर क्या है, के देखेंगे, ठीक है, KNO3 फिर क्या है, KNO3। चलिए लिखवा ही देते हैं यार, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लिख के लाएंगे अपने कॉपी में, फिर उसको लिखवा रहे हैं, ठीक है। KCA और फिर क्या है, CuSO4, ठीक है। और फिर क्या है चीज है, तो Na2, फिर याद रखिएगा Na2SO4। ये कुछ 5, सॉरी ये 5 है, हाँ ये 6 है। ये 6 उदाहरण अगर आप याद कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये 6 उदाहरण से ही पूछा जाता है, इसलिए 6 उदाहरण हम नोट कर लिए थे अपने कॉपी में और ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 उदाहरण है NaCl, CaCO3, KNO3, KCl, CuSO4, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। ये हमारा उदाहरण रहा लवण का, और लवण में बस हमको इतना ही पढ़ना है, लवण का कोई प्रकार का नहीं होता है। चलिए बातें, क्या यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई? चलिए, अब एग्जाम में पूछा जाएगा क्या, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा जाएगा कि अम्ल, क्षार और लवण में अंतर बताएं। अम्ल, क्षार और लवण में अंतर बताएं, और इसका अंतर जो है वो हम एक वीडियो में हम बता चुके हैं, और यही चैनल बोर्ड करेक्ट पे ये वीडियो अपलोड है, जाके देख लीजिए, क्योंकि इस पर हम बताए हैं। आप सर्च करिए यूट्यूब पे कि अम्ल, क्षार और लवण में अंतर बाय बोर्ड करेक्ट, या फिर यही चैनल में नीचे में जाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो प्यारी प्यारी सी। तो क्या हम वहां पे बताएं कि अम्ल, क्षार और लवण में क्या क्या अंतर है, ये चीजें अपन उस वीडियो में बता चुके हैं, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और अगर इस वीडियो पे 1K व्यू आ जाता है, 1K व्यू आ जाएगा, और 1K व्यू आ जाएगा और 100 लाइक आ जाएगा, 100 लाइक आ जाएगा, तो अगली बार हम अम्ल, क्षार का भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? अगली बार अपन बताएंगे, क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार का भौतिक और रासायनिक, कौन सा गुण? भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यू और 100 लाइक आ जाता है तो हम अब की बार अम्ल और क्षार में क्या भौतिक और रासायनिक गुण अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए लाइन भी चला गया है।